काफी निम्न स्तर की राजनीतिक अस्त्र इसको बनाया गया है। मैं दो प्रदेशों का उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे आज डिलिमिटेशन का व्यवहार किया जा रहा है। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा असम, दोनों प्रदेशों में डिलिमिटेशन, दोनों प्रदेशों में। और एक में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के जब आपने परिसीमन की तो वहां पे आपने डिलिमिटेशन कमीशन बैठाई और वहां पर आपने सेंसस, कौन से सेंसस का आपने इस्तेमाल किया, 2011 का। और दूसरे तरफ आपने असम में परिसीमन की, वहां पर परिसीमन की दायित्व खुद केंद्र चुनाव आयोग ने ले ली और वहां पर परिसीमन के सेंसस के आधार पर हुआ 2001 पर। आप सोच समझ सकते हो कि भारत में 21वीं सदी में 2022 से 2023 में लगभग वो 1-1.5 वर्ष के कार्यकाल में भारत के दो प्रदेशों में परिसीमन हो रहा है। एक 2011 के सेंसस के आधार पर, एक 2001 के आधार पर, एक जगह डिलिमिटेशन कमीशन, एक जगह चुनाव आयोग। तो साफ साफ पता चलता है कि ये डिलिमिटेशन किसी प्रकार से नागरिकों को, आम नागरिकों को सुविधा देने के लिए नहीं, डिलिमिटेशन बस आप अपने राजनीतिक सत्ता को और मजबूत करने के लिए, अपने राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डिलिमिटेशन का तात्पर्य क्या था कि हर जो क्षेत्र हो, चाहे लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, उसकी जनसंख्या लगभग समान होनी चाहिए। मैं बताऊं असम में क्या हुआ। असम में एक लोकसभा है 14 लाख लोगों का और एक लोकसभा है 26 लाख लोगों का। 26 लाख लोगों का। ये किसकी सुविधा देख रहे हो? किसकी सुविधा देख रहे हो आप? आम नागरिकों की तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो 26 लाख का लोकसभा क्षेत्र इतना बड़ा है, वो किसी प्रकार से, किसी ना प्रशासनिक रूप से ना सुशासन के रूप से वो किसी का फायदेमंद हो सकता है। ऐसा डिलिमिटेशन हुआ है सर कि एक विधानसभा में कहीं 4 जिला परिषद और कहीं 2 जिला परिषद। ऐसा डिलिमिटेशन हुआ है कि एक पंचायत में 10 वार्ड, 2 वार्ड एक विधानसभा में, 3 वार्ड दूसरे विधानसभा में, 3 वार्ड चौथे विधानसभा में। यह है परिसीमन। और अफसोस की बात, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। और यही जो आज इस प्रकार को अमेरिका में कहते हैं जेरीमैंडरिंग, पूरा कंप्लीट पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, कि कोई एक ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी होती है सर। डिलिमिटेशन में एक और चीज होती है कि ज्योग्राफिकल, बिसाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी होनी चाहिए। लेकिन आज आपने ऐसे क्षेत्र बनाए हैं कि एक नदी के इस पार और एक गांव पहाड़ के उस पार। किस लिए? ये किस प्रकार का ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी है? आप मैप देखिए सर। अब यही चीज जो उन्होंने असम में किया, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में किया, अब महिला आरक्षण के द्वारा पूरे देश में यह कहना चाहते हैं। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है, दुख की बात है। महिलाओं का अपमान है कि आप इस प्रकार का महिलाओं का आप राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हो महिला आरक्षण के नाम पर। आप भारतीय संस्कृति की बात करते हो, भारत के देवी देवताओं की बात करते हो, भारत के उपनिषद और पुराणों की बात करते हो, और यह है आपका मंशा, डिलिमिटेशन। हमने ये खुद देखा है सर कि आज कहीं ना कहीं ये एक शंका है कि एक, आप महिला आरक्षण के पक्ष में नहीं हो, शंका दूसरा कि आप जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हो, शंका तीसरा कि आप डिलिमिटेशन नागरिकों के हित में नहीं, डिलिमिटेशन खुद के हित में करते हो, यह भी तीसरा शंका है। और चौथी शंका यह है कि आप संविधान को आप धीरे धीरे आप कमजोर कर रहे हो। संविधान के आर्टिकल 81 में खुद लिखा है कि जो सेंसस, अगला जो सेंसस होगा, उसके आधार पर 2026 का उल्लेख वहां पर है संविधान पर। संविधान में उल्लेखित है आर्टिकल 81 में कि 2026 में जो सेंसस होगा, उस जो सेंसस जब पब्लिश होगा तो उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, डिलिमिटेशन होगा।
अब आज आप इस महिला आरक्षण के बिल के द्वारा अब संविधान को भी कमजोर कर रहे हो। जो 2026 की जो बात आर्टिकल 81 में है, आप उसको भी आप कमजोर करके कह रहे हो कि जब सदन कोई कानून लाएगा तब उस कानून में जिस सेंसस की बात होगी उस सेंसस के आधार पर हम परिसीमन करेंगे। मतलब जो बात संविधान में लिखी है, जिस बात को चाहे किसी दल की सरकार आए उस बात को अमल करना है, आपने उस संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर कर आपने एक ऐसा कानून लाना चाहते हो कि सदन में जिसकी ताकत, सदन में जिसकी बल, वो निर्धारित करेगा कि किस सेंसस के आधार पर परिसीमन हो। वाह, तो किस प्रकार से संविधान के पक्ष में हो। ये बिल महिला विरोधी है, ये बिल जाति जनगणना विरोधी है, ये बिल संविधान विरोधी है, ये बिल जो हमारे पूरे प्रदेश का, पूरे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके विरोध, फेडरल स्ट्रक्चर के विरोध। सर, हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश जब हमारे देश में जब राज्यों का जन्म हुआ तो उस समय जनसंख्या नहीं देखी गई थी, भाषा देखा गया था। भाषाओं के आधार पर एक लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हमारे प्रदेशों को हुआ था। कहीं कहीं जो हमारी एथनिसिटी है, नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स हैं, उनको पता है कि वो एक बड़े ग्रेटर असम के पार्ट में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपना परिचय बचाना था, अपने भाषा का परिचय, अपने एथनिसिटी का परिचय, अपने परंपरा का परिचय। और इसीलिए वो ग्रेटर असम से, ग्रेटर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर से वो निकलकर उन्होंने अपने सेपरेट स्टेटहुड की मांग की, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से उनकी जनसंख्या कम हुई। आज वो जो मांग उन्होंने की, अपने परिचय की, अपने स्वाधीनता की, अपने भाषा की, अपने जाति की, अपने परंपरा की, आज उसके लिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर उनकी कभी ताकत इतनी होगी नहीं कि सदन के अंदर कोई नागालैंड में का होकर बुलंद अपनी आवाज रखे, कोई अरुणाचल का होकर बुलंद अपनी आवाज रखे, कोई मिजोरम का होकर बुलंद अपनी आवाज रखे। आज भी हमारे भारत देश में कई ऐसे प्रांत हैं जो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। गोरखा का एक मांग है, सेपरेट स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। और आज जब वो सेपरेट स्टेट होंगे तो उन्हीं की जो जनसंख्या है उनके कारण उनको कमजोर किया जाएगा। तो आपने जो एक विषय है, जिस विषय पर हमारे केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है स्वर्गीय इंदिरा जी, स्वर्गीय अटल जी, उन्होंने पूरे जो हमारी फेडरल बैलेंस है, संतुलन है, उसको बचाने के लिए फ्रीज डाला था पॉपुलेशन सेंसस में 1976 और 2001 में, एक बड़े एक सोच के साथ। आज आप उनसे भी परे हो रहे। आप तो कांग्रेस के स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी से तो बड़े अपने आप को समझते हो, आप स्वर्गीय अटल जी से भी अपने आप को बड़े समझते हो, जो एक अटल जी से भी, स्वर्गीय अटल जी से भी अपने आप को आप बड़े स्टेट्समैन समझते हो। तो जो आज ये पॉपुलेशन की जो बात है, एक संतुलन की बात है, जिसको मैं काफी बारीकी से समझना है, फेडरल स्ट्रक्चर को के बैलेंस को पकड़ने के लिए बहुत सबको साथ, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सारे विभिन्न दलों के साथ बातचीत करनी है। उसको आप महिला आरक्षण के नाम पर सबके बुलडोज कर रहे हो आप। हम दोबारा आपको कह रहे हैं